यार सर कब तक ज्वाइन होंगे? सर कब तक ज्वाइन होंगे?
सो जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? एम आई हेरेबल? Thank you very much. Further, we continue the session. Uh, After 1 or 2 minutes. Up till now in the session, if you have any kind of question query regarding the session, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. Please ask. No, sir, regarding today's session, it has been clear so far. Okay, thank you very much. I think everything is clear, so we will start the session. After 1 minute of break, we will again continue the session. Most of the people even not joined till now. Okay, we continue the session with today's lab, that is lab 3 of Industrial Drive and PLC. I will not upload this lab 3 in Google Classroom, but today I'll share the manual. So further, lab 3 to study PLC operation and ladder logic gates. So objective is to have an overview for PLC programmable logic controller, its operation and different programmable languages. So we are start the session regarding PLC about the lab session, and most of the people very well interested in PLC, its theory, its programming, its simulation kind of aspect, and we already discussed the online simulation uh, platform of PLC with you guys. So hopefully most of the tasks have been done by you guys in the online simulator as well. In online simulator, I already discussed with you guys the lab aspect related regarding the sessions lab, as well as the ladder logic design base, single line
drawings available also in the online portal as well. So up till now, if you guys have any kind of question, please discuss. Otherwise, I continue today's lab session. That is lab 3. The development of low-cost computers has brought the most recent revolutions. The programmable logic controller that we call a सर PLC. जी. पीएलसी एंड एचएमआई में क्या डिफरेंस है? ओके जी. पीएलसी और एचएमआई में डिफरेंस बता देते हैं. पीएलसी जो आपकी होती है ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इस पैकेज में होता है. मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ उसे. इस पैकेज में होता है. इसमें पुश बटन स्विच लिमिट्स, लिमिट स्विच, पुश बटन मजीद जो कि नॉर्मली ओपन क्लोज और पुश टू होल्ड, पुश टू लैच, पुश टू अनलोड, पुश टू अनलैच के होते हैं. एमरजेंसी पुश बटन्स वगैरह भी होते हैं. इनमें इनपुट्स मॉड्यूल्स के ज़रिए लिए जाते हैं और आउटपुट मॉड्यूल्स के ज़रिए परफॉर्म किए जाते हैं. फील्ड इनपुट्स एंड फील्ड आउटपुट्स. इसमें लैम्प भी होते हैं, कॉन्टैक्टर्स होते हैं जो इनसे ऑपरेट किए जाते हैं. और इनमें पावर सप्लाईज मॉड्यूल्स को भी दी जाती हैं. पीएलसी उससे चलता भी है और आउटपुट मॉड्यूल पावर सप्लाई से चलते हैं. इसके अलावा जो आपका पीएलसी होता है उसके अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है प्रोसेसर की तरीके से, जो आपकी यूज़र मेमोरी एलोकेशन और डेटा मेमोरी, डेटा एज अ एड्रेस बस और यूज़र मेमोरी के वो किन स्लॉट्स में डेटा रखना है वो सब चीज़ें होती हैं. कम्युनिकेशन के लिए देन जो इन दोनों फीचर्स के साथ सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन भी की जाती हैं. और ये चीज़ें प्रोग्रामेबल डिवाइस, प्रोग्रामिंग डिवाइस के ज़रिए से, जिनके ज़रिए प्रोग्राम बूट लोडेड्स आपके होते हैं, उनसे की जाती हैं और प्रोग्रामिंग इसमें फीड की जाती हैं इनपुट के तौर पे और आउटपुट के तौर पे ली और दी जाती हैं. ये सारे के सारे फीचर पीएलसी में तो होते हैं, लेकिन एचआई में इनसे बहुत कम फीचर्स होते हैं. एचएमआई के अंदर, एचएमआई दैट इज स्टैंड फॉर ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस, और इसमें हम एक इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं एक स्क्रीन ऑफ द यूज़र की, जो कि यूज़र यानी कि मैं या आप हो सकते हैं, अपना इनपुट प्रोवाइड करेंगे और टच पैनल के ज़रिए भी होते हैं और उसमें बटन ऑफ ऑपरेशन भी होते हैं. उनसे इनपुट प्रोवाइड किया जाता है मशीन को. तो ह्यूमन जो मशीन को इनपुट प्रोवाइड करता है, उसके नतीजे में जो आउटपुट परफॉर्म हो पाता है वो पीएलसी के ज़रिए, स्काडा सिस्टम के ज़रिए, टच स्क्रीन बेस्ड सिस्टम्स के ज़रिए आउटकम परफॉर्म हो पाता है. तो ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस एक जस्ट मॉड्यूल है जो कि इनपुट आउटपुट का काम करता है. उसमें कोई मेमोरी एलोकेशन, डिसीजन मेकिंग, वो सब चीज़ें नहीं होती. एचएमआई सिर्फ एक इंटरफेरेंस होता है जो इनपुट और आउटपुट का स्टेटस आप यूज़र को प्रोवाइड कर रहा होता है एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस की सूरत में. और बाकी पीएलसी का मैं आपको बता चुका हूँ. तो ये बेसिक फ़र्क है पीएलसी का और एचएमआई का. तो अप टिल नाउ आई थिंक आई होप आंसर योर क्वेश्चन, बट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस अगेन. सर एचएमआई को रिकॉल कर दीजिएगा, आपकी आवाज़ कट गई थी. अगर आपको अच्छा जी, मैं एचएमआई को रिकॉल कर देता हूँ. अच्छा, इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो आप सेशन में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं. मैं रिपीट कर देता हूँ. पीएलसी का मैंने बहरहाल इसके हवाले से बता दिया था, जो कि नज़र भी आ रहा है आपको. एचएमआई जो है एक स्टैंड फॉर इसका होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस. और ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस एक तरह का मॉड्यूल होता है जो कि इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स उसमें होते हैं, जो कि यूज़र से इनपुट लेता है और परफॉर्म करता है और उसका स्टेटस दोबारा से आपकी स्क्रीन पे, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जिसको जिसको जीयूआई भी कहते हैं. और उस इंटरफेस पे दोबारा से आउटपुट परफॉर्म होने के बाद जो कि आपने ग्राफिकल के ऑप्शंस वहाँ पे बनाए हुए होते हैं, इंडिकेटर्स वहाँ पे लगाए हुए होते हैं कि यूज़र के बिहाफ पे जो उसने इनपुट परफॉर्म करवाया है, परफॉर्म होने के बाद जो आउटपुट परफॉर्म होके अगर एलईडी पे स्टेटस पे उस इंटरफेरेंस में नज़र आ जाए, तो ये पूरा का पूरा जो इनपुट और आउटपुट मैकेनिज्म एक जीयूआई की सूरत में आपको किसी एक इंटरफेरेंस में नज़र आता है, तो उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस के तौर पे ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस कहा जाता है. तो इसके अंदर सिर्फ इनपुट मॉड्यूल्स और आउटपुट मॉड्यूल्स के इंडिकेटर्स होते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती इसमें. ये जस्ट एक इंटरफेस है जो कि आपको दिखा रहा होता है इनपुट का स्टेटस और आउटपुट का स्टेटस, और आप उसमें इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं. इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता. और जो आपका एचएमआई होता है वो एक तरह का सबसेट है स्काडा सिस्टम
और पीएलसी सिस्टम के स्टेटस को देखने के लिए। तो उन तमाम तर चीज़ों के लिए एचएमआईस लगाए जाते हैं। जैसे हम जब स्टील मिल में इंटर्नशिप करने के लिए गए थे, तो स्टील मेकिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो ट्रॉली, जिस तरह कन्वेयर बेल्ट के ऊपर के ऊपर या फिर जो ट्रॉली आपकी फर्नेस, जो कि तकरीबन कुछ 50 फुट 70 फुट की थी आपकी फर्नेस, जिसके अंदर आप स्टील और आयरन को डालते थे और वो पिघल के देन मोल्टेड फॉर्म में बॉटम से उसके आता था। तो उसमें जो कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए आप पहुंचाते थे उसका स्टेटस आता था एचएमआई के ऊपर, और आप उसमें कितनी ट्रॉली गिर चुकी हैं आपके मटेरियल की उसका स्टेटस आता था, और आपने ट्रॉली पिक करनी है, ट्रॉली को उलटना है, उसमें खाली ट्रॉली का स्टेटस देखना है, वो सब चीज़ें आपके एचएमआई के ऊपर आ रही होती थी। उससे आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं और मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो जो पीएलसी का स्टेटस, स्काडा का स्टेटस होता है, वो एचएमआई पे नज़र आता है और इनसे आप चीज़ें कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो एचएमआई खुद इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्टेटस बताता और दिखाता और कंट्रोल करता है पीएलसी का और स्काडा सिस्टम का। Up till now, if any one of you if have any kind of question regarding up till now the session, you may ask. I will answer the kind of question. Hope I answered your question. Further, if anyone have any kind of question, please feel free to discuss. जी बात साहब, और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। Further, we moving towards the session. अच्छा, हम 8 बजे अपना जी जी बोले सर। पीएलसी और एचएमआई में क्या फर्क है? क्या पीएलसी क्या है, एचएमआई? मैंने अभी जी जी आपने शायद जी आपने शायद लेट ज्वाइन किया, मैं ये बता चुका हूँ। मैं पीएलसी का सामने ही है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोशिश करें आप लोग एक वक्त में ज्वाइन कर लिया करें। असल में मैं बता चुका था। अच्छा जो है ना, कंप्लेन में जाना पड़ता तो वो डिफरेंट हो जाता। अच्छा चलें, मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि उसमें अवेलेबल रहा करें, क्योंकि मैं ये 2 मरतबा ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी ना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल आपका पीएलसी होता है, उसके अंदर खासियत ये होती है कि ये मॉड्यूल के ज़रिए काम करते हैं। तो इनमें डिजिटल मॉड्यूल्स और एनालॉग मॉड्यूल्स इनपुट के भी होते हैं और आउटपुट्स के भी होते हैं। तो इनपुट के ज़रिए डेटा जो लिया जाता है आपके पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल में, वो पुश बटन के होते हैं, लिमिट स्विच के होते हैं, अगेन पुश बटन डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी, टू ओपन, पुश टू क्लोज एंड रिले लॉजिक्स के भी बहुत सारे हमारे इनपुट्स होते हैं जो कि इनपुट मॉड्यूल्स के अंदर कलेक्ट हो रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको आउटपुट परफॉर्म करवाने हैं, किसी लैंप को स्विच करवाना है या कॉन्टेक्टर को स्विच करवाना है या रिले मॉड्यूल को स्विच करवाना है, तो आउटपुट मॉड्यूल के ज़रिए से, जो कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पीएलसी इंस्ट्रक्ट करके आउटपुट मॉड्यूल को इंस्ट्रक्शन देगा और वो फर्दर फील्ड आउटपुट्स आपके परफॉर्म हो जाएंगे एज पर दी फील्ड इनपुट डेटा। इसके अलावा जो पीएलसी में इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं, उसके अलावा इनके पावर सप्लाईज भी होते हैं जो सीपीयूज को चलाते हैं। इसमें एएलयू भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल को चलाने के लिए पावर सप्लाई आपके पावर मॉड्यूल के ज़रिए, पावर सप्लाई मॉड्यूल के ज़रिए दी जाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एएलयूज भी होते हैं जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन ले रहे होते हैं, और फ्लैग ऑपरेशंस भी इसमें परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। और साथ ही साथ इसमें 2 तरह की मेमोरी होती हैं, जो कि यूज़र मेमोरी होती है और एक डेटा मेमोरी होती है, जिसमें डेटा बस, एड्रेस बस आपकी दी जाती हैं, और यूज़र की फर्दर जो मेमोरी होती है, इनमें अलार्म सिस्टम आपके स्टोर किए जाते हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं। कुछ डिवाइसेस आपको मॉर्निंग में ऑन करनी है, कुछ डिवाइसेस आपको नाइट टाइम में ऑन करनी है, कुछ ऑफ करनी है, तो वो सब जो है मेमोरी एलिमेंट में आपको स्टोर करनी होती हैं, इसीलिए इसमें प्रोग्रामेबल यूनिट दिए जाते हैं। आखिर में मज़ीद ये तमाम तर चीज़ों को सीरियल पोर्ट के ज़रिए सिस्टम में इन किया जाता है, जो कि मेमोरी एलिमेंट में सेव किए जाते हैं, और सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो RS-232 और RS-485 के होते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, मॉड बस, प्रोफी बस, ये सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि रास्ते का बायस बनते हैं, रास्ते का एक क्रिएट करते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो सके प्रोग्रामिंग डिवाइस के ज़रिए। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस एक तरह की
वो होती है कि आप क्या प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जो कि मोस्टली लेटर लॉजिक होती है। उस तरह आप प्रोग्रामिंग करके इसको फीड करते हैं। उसके अंदर कम्युनिकेशन जो आप जिसके ज़रिए से हो रही होती है वो फिर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होती है। इसमें बड़ी तफसील है, वो हम कभी वक्त मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तो इंट्रोडक्शन है इसका। जब आप इसको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ वे के ज़रिए प्रोग्रामिंग इसमें फीड करते हैं तो वो सीरियल पोर्ट के ज़रिए से मेमोरी ऑफ यूज़र और इसके एड्रेस में सेव हो जाती है, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इनके ज़रिए से डील होती है। तो इस तरीके से ये पीएलसी काम करती है, उनमें डिसीजन मेकिंग होती है, इनपुट आउटपुट होते हैं। जी जी, आप बोल रहे थे कुछ, बोला। सर मैं आपको क्विज नहीं दे सकता, जब मैं आऊंगा तो फिर आपको सबमिट करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। हम बात कर रहे थे द डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट कंप्यूटर है। अच्छा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की पीएलसी और प्रोग्रामेबल कंट्रोलर इज अ डिजिटल कंप्यूटर यूज्ड फॉर ऑटोमेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस सच एज कंट्रोल ऑफ मशीनरी ऑन फैक्ट्री। हमारे बहुत सारे मशीनरी होती हैं जो फैक्ट्री में लगी हुई होती हैं, मशीनरीज उन असेंबली लाइंस में लगी हुई होती हैं, और अम्यूज़मेंट राइड्स में लगी हुई होती हैं। बहुत सारे अम्यूज़मेंट पार्क जो आपके होते हैं वो राइड्स बाज़ औक़ात जिनको सफिस्टिकेटेड राइड्स होती हैं, कंट्रोलेबल एस्पेक्ट्स उसमें होते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करा जाता है पीएलसी के ज़रिए एज वेल। लाइटिंग फिक्सचर्स आपके होते हैं। पीएलसीज आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज एंड मशीनरीज अनलाइक जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, एंड पीएलसीज इज डिज़ाइन फॉर मल्टीपल इनपुट्स एंड आउटपुट अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब जैसे मैंने अरेंजमेंट इनपुट आउटपुट की ऑलरेडी वर्बली आपको बहुत सारे बता दी थी, इन सब के अलावा भी कि वो क्या होते हैं, रिले लॉजिक्स भी होते हैं, रिले मॉड्यूल्स भी होते हैं, सॉलिड स्टेट रिलेज भी होते हैं, प्रोग्रामेबल रिलेज भी होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज भी होते हैं जो उन सबसे डील किए जाते हैं। ओके, फर्दर वी कंटिन्यू द सेशन। हम क्लास का जो क्विज है वो 8 बजे कंडक्ट करेंगे और वो 10 बजे तक होगा। 8 से 10 यानी 2 घंटे का मैंने टाइम इसके लिए दे दिया है, और उसकी इंस्ट्रक्शन मैं क्विज शुरू होने से पहले बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल हम फोकस करते हैं लैब पे अगेन। तो मैं बात कर रहा था PLC is designed for multiple inputs and output arrangements, extended temperature ranges वो भी इसमें प्रोवाइड की जाती हैं सेंसर्स के ज़रिए से, और उनको स्केलिंग ऑफ प्रोग्राम के ज़रिए इसमें दिया जाता है। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल नॉइज़, उस वो इम्यूनिटी मीन्स कि वो ओवरकम करना इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को, वो चीज़ें भी इसमें दी जाती हैं। एंड रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट। प्रोग्राम्स टू कंट्रोल मशीन operations are typically stored in battery backed on non-volatile memory। अच्छा, ये बैटरी बैक जो है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, कोई बताएगा? व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? सर नॉन वोलेटाइल जैसे कि हमारी रोम हो गई जिसमें से डाटा डिलीट नहीं होता अगर पावर फेलियर हो जाए। जी, उसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। जी सर मैं अब एक सवाल पूछना था सर, वो एचएमआई और पीएलसी के बारे में सर। जी जी सर पूछना चाह रहा था सर कि सिर्फ एचएमआई से सर हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, ये कोई ऑपरेट कर सकते हैं फिर? नहीं, मैंने इसमें दोनों बात की थी। HMI के ज़रिए आप कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं और मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए हों बीच में। मैंने उसमें ये चीज़ वाज़े तरीके से बताई थी कि HMI के ज़रिए से आप इनपुट मॉड्यूल्स को इनपुट दे सकते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फिर HMI के अंदर आप बाकायदा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ब्लॉक्स पूरे बनाते हैं, उसमें बटन्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं जिनके ज़रिए आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट को मॉनिटर कर भी सकते हैं। तो इसमें इनपुट दे भी सकते हैं और आउटपुट ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स कंट्रोल भी होता है, मॉनिटर भी होता है, तो एक चीज़ नहीं है। ये चीज़ मैंने बता दी थी। और इसके अलावा कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ सर लीजिए। एक और सवाल भी था जी जी सर। पीएलसी जो हमारी होती है सर, ये एचएमआई तो सर एक हो गई सर, लेकिन अगर जो सर पीएलसी होती है हमारी, उसमें एचएमआई लाजमी होनी चाहिए, फिर कोई पीएलसी ऐसी भी होती है इसमें नहीं है पीएलसी? नहीं, इसमें लाजमी होना ज़रूरी नहीं है। ये तो किसी ने पूछा था तो मैंने उसके साथ ही बता दिया था, लेकिन आपने अच्छा सवाल किया, थैंक यू। मैं ये शायद बताना भूल गया था। मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि
HMI जरूरी नहीं है पीएलसी के लिए, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर का होना बहुत जरूरी है। ठीक, कंप्यूटर का होना, HMI इज अ सेकेंडरी पार्ट, बट द एसेंशियल पार्ट इज योर पीसी। आपका सिस्टम होना जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि आपके सिस्टम के जरिए से मेनली वो चीज डील हो रही होती है, प्रोग्राम हो रहा होता है और फीड किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपका पीसी भी ना हो, तो आपने अगर एक मर्तबा पैरामीटर्स दे दिए और पीएलसी उस इनपुट मॉड्यूल्स के जरिए ऑपरेशन आपका इनपुट ले रही है, उसके पैरामीटर्स को चेक एंड बैलेंस कर रही है और उसके फीडबैक के नतीजे में आउटपुट आपको कंट्रोलेबल होके मिल रहा है और आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए आपको पीसी की जरूरत भी नहीं है और इसके लिए आपको एचएमआई की जरूरत भी नहीं है। तो फिर पीसी की जरूरत कहाँ होती है? पीसी की जरूरत उन ऑपरेशंस में हो रही होती है जहां पे आपको अपने पैरामीटर्स और अपने जो लॉजिक हैं उन्हें बार बार तब्दील करना होता है और उसको मॉनिटर पीसी के ऊपर देखने के साथ साथ अपने एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल यूनिट को भी इसका स्टेटस देना होता है। तो इन तमाम तर चीजों के लिए आपने पीसी कनेक्ट करना होता है। और एचएमआई कहाँ कनेक्ट करते हैं हम? ओके जी, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सवाल लूंगा, लेकिन पहले स्टेटमेंट पूरा कर लूँ अपना। मैं उसमें ये भी बता रहा था कि उन जगहों पे भी HMI कहाँ पे नेसेसिटी होती है? HMI उन जगहों पे नेसेसिटी होती है जहां पर आपको एक शॉर्ट टर्म में पीसी बस अफोर्ड करने की जरूरत ना पड़े, बार बार आप जो पैरामीटर्स हैं उन्हें एडिट ना करें, उन्हें मैनिपुलेट ना करें, उन्हें तब्दील ना करें और सीधे चलते रहने दें। तो उसके बगैर अगर आप देखना चाहते हैं नॉन एडिटेबल वे में, तो आपको अगर सिर्फ इनपुट देना है और आउटपुट मॉनिटर करना है, तो उसके लिए HMI बेस्ड पीएलसी की फंक्शनैलिटी आप यूज करेंगे। पीसी के अंदर स्टेटस देख भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन पीसी एक बल्कि होता है और लैपटॉप या आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा उसके लिए, तो उससे बेहतर फिर ये होता है कि HMI यूज कर लें। लेकिन HMI के जरिए चीजें एडिट नहीं हो सकती, आप सिर्फ इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट मॉनिटर कर सकते हैं। पीसी के जरिए कंट्रोल भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, पैरामीटर तब्दील भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो ये फर्क है पीएलसी के साथ पीसी ना होने का, पीसी होने का, और HMI होने का और ना होने का। और फर्दर कोई सवाल हो तो जी पूछ लें। सर ये सिर्फ मोटर के अंदर ही या कहीं और ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होती है सर? ये मतलब जैसे सोलर सिस्टम या जनरेशन, इस इन जगहों पे भी जहाँ पे मोटर नहीं होती सर? जब मेरा सवाल ये है। जी जी बिल्कुल, उन तमाम तर जगहों पर होती हैं, लेकिन सिस्टम आपके अगर बहुत बड़े पैमाने पे हैं, जैसे जनरेशन के हैं और आपके मल्टीपल जनरेशन सिस्टम्स हैं, यूनिट्स हैं जिनके अंदर पावर इन हो रही है, आउट हो रही है, तो इनके लिए पीएलसी इस्तेमाल नहीं होती, इनके लिए स्काडा सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि स्काडा जो एक सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम है, वो एक बड़े पैमाने पे, जैसे हबको पावर प्लांट का एक पूरा सिस्टम है जो कि उन्होंने इंडस्ट्री 4.0 के रेवोल्यूशन के ऊपर इवॉल्व करके एंग्रो के ताउन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है उनका थर के अंदर, वहाँ पे जो सिस्टम लगाया हुआ है, आई थिंक 330 मेगावाट के 2 जनरेशन यूनिट हैं जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसका सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम जो एक बड़े पैमाने पे लगा हुआ है जनरेशन वाइज, वो स्काडा के जरिए चल रहा है। और जो हबको पावर प्लांट आपका यहाँ बलूचिस्तान की साइड पर है, उसका भी स्काडा बेस चल रहा है। लेकिन वो छोटे छोटे सिस्टम जो बहुत सारी इंडिविजुअल मोटर सेंसर जो एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री को ड्राइव करने के लिए चाहिए होता है, इस छोटी एप्लीकेशन के लिए आपका पीएलसी इनफ होता है। जी जनाब, और कोई सवाल? जी सर, मैंने सर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी है एक HMI सर मेरे पास जो है सर। इसमें ये भी होता है ना कि तो हम एक्सेस लेते हैं इंटरनेट के जरिए, हम ऑनलाइन भी इस पे काम कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि हम इनपुट आउटपुट दे सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा मैं ये और जी इसमें जी 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 बोलें। सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन स्लो आ रही है बस। सर अब देखें, सही आ रही? बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है। सर इसमें स्पेसिफिक एक्सेस दिए जाते हैं, मतलब यानी कि आप थ्रू इंटरनेट ही कर रहे होते हैं हम सारा काम। ये हम कहीं भी के HMI का एक ये फायदा भी है, पर आप जी पीएलसी लेते हैं तो जी HMI का ये भी फायदा है कि हम कहीं भी बैठ के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कुछ पैरामीटर हमें सेट करने हैं या XYZ कोई भी इशू है या प्रॉब्लम है, मॉनिटर करना है हमें, तो जी वो जी हम HMI के जरिए इजीली दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा यहाँ तक आपकी डिस्कशन पूरी होती है तो मैं इसमें आपसे 2 सवाल अब करता हूँ। अच्छा, अगर मुझे ये HMI एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, ये बताएं। सर HMI एक्सेस करना है तो सर इसका
अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो आप अपने पीसी में डालें पहले, सही है। ठीक है। फिर आप उसके खास स्पेसिफिक जो जो प्रोवाइडर है ये HMI, जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो उसको आप पहले इससे एक्सेस लेने होंगे, पहले जी पासवर्ड, जी यूजर नेम वगैरह। जी फिर जी आप इससे एक्सेस ऑनलाइन हो सकते हैं, आप इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, फिर आप इसके जो इस पे काम करना चाहें वो काम भी कर सकते हैं इस पे। जी जनाब, मैं इसके ऊपर ही आ रहा था। अब इसमें एक चीज होती है जो कि फायरवॉल भी कहलाती है। फायरवॉल कहते हैं जैसे एंटीवायरस प्रोटेक्शन या थेफ्ट डिटेक्शन को प्रिवेंट करना, तो इन सारी चीजों की सोफिस्टिकेटेड इसके अंदर सिक्योरिटी रिस्क भी इसमें हो सकता है। जैसे आपने बताया बिल्कुल सही, जिसके ऊपर आईडी पासवर्ड जिसके पास नहीं होगा वो उसको नहीं एक्सेस कर सकता। फिर इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स हैं जो कि इंटरनेट से एक्सेसिबिलिटी हैं, तो इनके अंदर जो फायरवॉल की ब्रेकिंग है, एंटीवायरस है, वो चीज़ सोफिस्टिकेटेड होना ज़रूरी है, वरना इन सब की वायलेशन के नतीजे में ये हैंग भी हो सकते हैं। अच्छा, इसका रिस्क जो है ना सारी इंडस्ट्रीज नहीं लेती हैं, तो ये भी एक चीज़ है जो कि जहन में रखना ज़रूरी है। तो इसका रिस्क सारी इंडस्ट्रीज नहीं लेती और ज़्यादातर वो इंटरनेट ओरिएंटेड नहीं रखती। ये बात बिल्कुल सही है कि एक्सेसिबल है, आप घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं इंडस्ट्री का, और बहुत सारे फीचर्स पैरामीटर्स जो कि कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं, तो ये भी एक HMI है। अच्छा, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मैंने कम देखा है बनिस्बत इसके जो कि फिजिकल कंट्रोल ज़्यादा देखा है मैंने, वो पीसी के जरिए होते हुए देखा है। इसके अलावा दीगर ऑपरेशंस भी मैंने देखे हैं, लेकिन इंटरनेट से एक्सेसिबिलिटी ऑब्वियसली वो चीज़ आप बता रहे हैं यूज़र आईडी पासवर्ड के जरिए, तो घर बैठ के भी ये चीज़ हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो ये भी फीचर पॉसिबल है। बाकी डिटेल तो उसमें आपने बता ही दी है कि सॉफ्टवेयर के जरिए से एक्सेस करते हुए, इंस्टॉल करने के बाद आईडी पासवर्ड एक्सेस करके हम इसको डील कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर इसके अलावा कोई सवाल किसी के जहन में हो? काफ़ी लोगों ने हैंड रेस किया था, तो पूछ लें। सर अगर इसको इस तरीके से कहा जाए कि स्काडा पीएलसी का अपग्रेड वर्जन है, ये दुरुस्त है? ये हम कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए टर्म ये है कि जो सरप्लस लेवल है ना जो स्काडा, वो उस लेवल पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो सुपरवाइजरी कंट्रोल, बहुत सारे पीएलसी मिल के जो एक इंटीग्रेटेड यूनिट बनाएंगे वो स्काडा है। तो उसको इस तरह कह सकते हैं, जो उसका सेंट्रल यूनिट बनता है वो जो है पूरा सिस्टम स्काडा बनता है। बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हैं आप इस चीज़ को। बहुत सारे हमारे ग्रिड सिस्टम है, उनके अंदर स्काडा लगा हुआ है, जैसे NKI ग्रिड है, 500 kVA ग्रिड, कराची का वाहिद ग्रिड है जो कि स्काडा के ऊपर चल रहा है। वाहिद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ही ग्रिड है 500 का, बाकी तो फिर और कोई नहीं है ग्रिड, जो कि 500 पे चल रहा है और स्काडा लगा हुआ है वहाँ पे बिल्कुल, और वहाँ से चल भी रहा है। सेंट्रल कमांड सिस्टम उनका है, इसके ज़रिए वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कैनब यूनिट 1 यूनिट 2 को, हबको को, और आपका जो बल्दिया ग्रिड है उसे, और आपका KDA ग्रिड है, ये पूरे की पूरी मॉनिटरिंग एक यूनिट स्काडा के ऊपर वो देख भी रहे हैं। बिल्कुल एक उनकी पूरी की पूरी जैसे उन्होंने दिखाई स्क्रीन, बिल्कुल इस तरीके से ही है वो भी, लेकिन वो ज़रा बड़े पैमाने पे। तो ये पावर इन एंड आउट कॉन्सेप्ट वहाँ से होता है जी। सर ये ठीक है सर जी। जी एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं HMI वगैरह, सेंसिटिव, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, सेंसिटिव होते हैं, और नखरे भी बहुत सेंसिटिव भी ज़्यादा बहुत हैं। हैं। जी कि बिल्कुल। अगर कोई काम मसला आ जाए तो वही इंजीनियर भी बहुत और पैसे लेते हैं इस पे काम करने के। जी पैसे बहुत देते हैं। दूसरा इनमें ये डस्ट एलर्जी होते हैं बहुत ज्यादा ना, डस्ट प्रिवेंटिव इनमें जी सर, रखना ये पड़ता है। 24 डिग्री से ऊपर नहीं जाते हैं। हम लोग जी अभी जो मॉनिटर कर रहे हैं 24 डिग्री 25 डिग्री तक वो मेंटेन रखते हैं, और 10 की तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, फिल्टर वगैरह लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेंसिटिव। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी इसके अलावा कोई कोई कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल यू आर वेलकम। ओके, फर्दर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे हम, तो क्योंकि क्विज़ भी हमें कंडक्ट करना है, तो जितना हो सकता है मज़ीद 5 मिनट में उसे फुलफिल करते हैं, बाकी सर फिर हम के जो स्काडा सिस्टम यूज कर रहा है सर, उसको थोड़ा सा डिस्कस किया जा सकता है KE का क्या? मुझे के इतना के जो 132 220 केवी जो ग्रिड्स हैं, आप 500 का भी आपने बताया, क्या ये 132 और 220 स्काडा बेस्ड हैं आया या नहीं? ये स्काडा बेस हैं, लेकिन मैं 220 के बाद का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने उन ग्रिड का इतना विजिट नहीं किया है। जैसे माड़ीपुर के ग्रिड हैं वो 132 का है मेरे ख्याल में, और बाकी जो माई कोलाची का ग्रिड है, और अपना वो जो है महमूदाबाद का जो ग्रिड है, ये ओवरऑल जो चल रहा है, ये सारे ग्रिड जो हैं वो 132 पे चल रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 500 केवी के ग्रिड की, जो कि NKI ग्रिड में है,
नॉर्दर्न कराची इंडस्ट्रियल। और इस ग्रिड के ऊपर जो मैंने इन आउट आउट बताया, लेकिन इसके इन 500 है और आउट 220 और ऑपरेशन भी 500 पे है। इनमें तो लगा हुआ है, लेकिन बाकी मुझे स्पेसिफिकेशन इतनी आइडिया नहीं है। बाकी इन ग्रिड्स के अंदर जो रिले ऑपरेशंस के मॉड्यूल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे इन ग्रिड्स के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो पर फेज ऑटो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं 500 केवी, और जो स्टेप डाउन कर रहे हैं 500 से 220 पे। जैसे हमारा बल्दिया ग्रिड है, बल्दिया ग्रिड एन के आई ड्राइव करता है, 220 उसे देता है। तो ये स्टेटस जो ऑटो ट्रांसफार्मर के जरिए ओवरकम होता है, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेटस लिया जाता है डिफरेंशियल रिले का, वो आउटकम इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स का भी स्काडा सिस्टम के जरिए नेटवर्क में आता है। इसके अलावा जो हमारी डिस्टेंस रिले हो गई, ओवर करंट रिलेज हो गई, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज हो गई, ओवर फ्रिक्वेंसी रिले के स्टेटस हो गए, और दीगर किस्म की, मैंने इवन डिस्टेंस रिले वहाँ देखी भी थी, बड़ी सोफिस्टिकेटेड रिले थी जो वहाँ लगी हुई भी है, पावर फैक्टर के एस्पेक्ट, और वो तमाम तर पैरामीटर जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, वो सारे के सारे उस एनकेआई ग्रिड में स्काडा सिस्टम में इन हो रहे थे ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के साथ साथ। अच्छा, साथ ही साथ ये तो वो हो गए ऑपरेशंस जो कि 500 टू 220 में थे। वो 500 टू 500 का ऑटो ट्रांसफार्मर्स भी हैं जो कि 500 केवी की मैं बात कर रहा हूँ, और वो इस तरीके से ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक उस ग्रिड की जो लिमिट है वो 1200 MVA है, 1200 MVA। ये हमने ईपीटी में भी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में भी डिस्कस किया था। इसकी जो ऑपरेशन वाइज कैपेसिटी है वो 1200 MVA है, और पर फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के जरिए से ये ऑपरेशन फुलफिल हो रहा है 500 बाय 500 केवी और 500 बाय 220 केवी। इससे ज़्यादा मुझे इसका इतना याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 3-3.5 साल हो गए ग्रिड का विजिट किए हुए। तो ये सारे वो चीज़ें थी जो कि हम स्काडा सिस्टम के अंदर, उनका जो सेंट्रल कमांड एक सिस्टम था, वो पूरे डेस्कटॉप सिस्टम के ऊपर हर चीज़ वहाँ पे दिखाई दे रही थी, और जितने भी इनकमिंग लाइंस आ रही थी उनकी मॉनिटरिंग भी वहाँ पे दिखाई दे रही थी। फर्दर और कोई कमेंट या कोई सवाल किसी के जहन में हो तो जी पूछ लीजिए, क्योंकि आर्ट सर जो जी आपने बताया बस ये एक क्वेश्चन था कि 500 से 220 तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये 500 से 500 से क्या कर रहे हैं कन्वर्जन? अच्छा, 500 से 500 का बाज़ औक़ात मकसद ये होता है कि हमारी जो लाइंस आ रही होती हैं 500 को मेंटेन करने के लिए। अच्छा सॉरी, ये चीज़ मैं शायद गलत बोल गया हूँ, एक चीज़ मुझसे गलत हो गई, वो ये है कि जो सप्लाई आ रही होती है वो 500 220 केवी में आ रही होती है, जिससे ग्रिड स्टेप अप करके 500 केवी में प्रोवाइड करता है उसे। सॉरी, एक ये चीज़ दी है, और वो हमारे ट्रांसफार्मर्स जो कि फर्दर 220 से ही डायरेक्ट दे रहे होते हैं 220 केवी से ग्रिड्स को, वो चीज़ है। क्योंकि सप्लाई जो कि हब को पावर प्लांट से मिल रही है इनके ग्रिड को, और जो आपके जो वो हो गए कैनब यूनिट 1 यूनिट 2 ये भी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो ये आप अपग्रेड करते हैं 500 केवी में, और देन जामशरो ग्रिड को फिर एनकेआई से प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में 1150 किलोमीटर कुछ लेंथ बनती है, वहाँ तक ये प्रोवाइड करते हैं सर आपकी सप्लाई। आवाज़ अटक रही है सर। जी, अब क्लियर है? आवाज़ मेरी क्लियर है? अच्छा, मैं यहाँ पे हम जी सर। जी मैं यहाँ पे इस चीज़ सर को आपकी स्टॉप आवाज़ करूँगा अटक थोड़ा, रही हम है। इसको दोबारा सर आपकी आवाज़ ओके। अटक रही है सर। हाँ, मैं बोल नहीं रहा भाई, मैं बोल ही नहीं रहा अभी। ओके जी, मैं क्विज यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों के पास क्विज आ चुका है, इसको अटेम्प्ट करना शुरू करें। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सर मैं ये कह रहा था कि मैंने लिंक मांगा था सर आपसे ना, रिंग? लिंक सर, लिंक क्लासरूम का लिंक मेरे तक अब तक मेल नहीं आई है। यार अल्लाह के बंदे, ये 1 महीने से क्लासरूम बनी हुई है तो आपको अब ख्याल आ रहा है? सर वो क्लासरूम मेरे पास सर अपडेट नहीं था, तो मैंने अपडेट किया। ये देख लें भाई, ये लिंक है इसका। लिंक क्या कह सकते हैं, बस चलें ऐसे शेयर करते। सर एक सवाल पूछ जी सकूं जी सर? सर मैं पूछना चाहता सर, आप बोल रहे ना कि बड़े कामों के लिए स्काडा इस्तेमाल होती है, छोटे काम के लिए पीएलसी इस्तेमाल होती है, जी। ऐसे ही सर? सर मैं मैंने पूछना ही चाहता सर, ये मतलब मैंने अलग है क्या सर, या फिर
एक नहीं कह सकते इनको? मैंने ये छोटे बड़े की बात नहीं की थी, मैंने बात की थी वो इंडिविजुअल बहुत सारे यूनिट्स जिनके अंदर आपके बहुत सारे यूनिट्स इंडिविजुअल जनरेशन के और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन के आते हैं। उन सब के अंदर जो एक बड़े यूनिट्स को कंट्रोल मॉनिटरिंग करनी होती है और उनका सेंट्रल कमांड यूनिट एक बनाना होता है, उस पूरे सिस्टम को स्काडा कहा जाता है और इनके इंडिविजुअल यूनिट्स को पीएलसी कहा जाता है। और बहुत सारे पीएलसी मिलके जो एक सेंट्रल कमांड यूनिट ऑफ सर्वर बनाते हैं वो स्काडा होता है। मैंने ये टर्म इस्तेमाल किया है इसके लिए। सर क्विज के सही हवाले है, से समझ कोई गया। मतलब इंफॉर्मेशन दे सब दें। जो होता है वो हाँ, कोई इसके हवाले से मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जी। सर लिंक नहीं आया अब तक। अरे यार सब्र तो कर लो, मेरा मेरा खुद का लिंक नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब आप एंड टाइम पे शोर मचाओगे तो ये होगा। 1 महीने से क्लास रूम में सब ज्वाइन है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, क्विज वाले दिन आके आप शोर मचा रहे हो कि मुझे लिंक ही नहीं मिल रहा। तो आप 1 महीने से क्या कर रहे थे? राहिल मैं देता हूँ लिंक तुम्हें व्हाट्सएप पे। फालतू की बातें भाई आगे करना शुरू हो जाते हैं आप लोग। पहले ये तो देखें कि वो कब से वो दिया हुआ है, वो आपको आइडिया ही नहीं है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन मैं फर्दर प्रोवाइड कर रहा था आपको क्विज के हवाले से, वो ये है कि क्विज मैं जो शेयर कर चुका हूँ आप लोगों से वो मैं यहाँ स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसकी तस्वीर ले लें और कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे डिस्कस कर लें, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। क्विज के हवाले से मैं ये गाइडलाइन आप लोगों को देना चाहूँगा कि क्विज जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो हैंड रिटन होना चाहिए। हैंड रिटन क्विज आप जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो उसकी तस्वीरें आपने मोबाइल से लेनी है और तस्वीरें मोबाइल से लेने के बाद आपने उसकी एक पीडीएफ फाइल बनानी है कैम स्कैनर से और वो आपने अपलोड करनी है इस क्विज के अटैचमेंट में। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर है कि मैंने क्या बात कही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट Yes, टाइम जी लास्ट टाइम काफी लोगों ने किया ये था कि उन्होंने मुझे तस्वीरें खींच के डायरेक्ट वहां पकड़ा दी कि भाई ये चेक कर लें आप। तो ऐसे ये तस्वीरें चेक करना या इमेजेस के ऊपर चेकिंग नहीं होती, आपको पीडीएफ फाइल बनानी पड़ेगी। इस बताए हुए तरीके के अलावा अगर कोई फाइल अपलोड करता है तो उसका क्विज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और बल्कि कैंसिल हो जाएगा। तो उसके 10 नंबर बिल्कुल एंड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस क्विज का री अटेम्प्ट नहीं है, तो आपको अभी आज इसी वक्त करना है। 10:10 का मेरे ख्याल में टाइम आ रहा है, क्या यही ऐसी चीज है? कोई जी मुझे सर ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, और जी तो मैंने इसके लिए आप लोगों को कितना 8 9 10 2 घंटे 10 मिनट दे दिए हैं, जबकि क्विज सिर्फ 1 घंटे का है। तो अच्छा, दूसरी बात हाँ सर एक सवाल मजीद ये है पूछ सकता हूँ कि 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूँ पहले। अगर किसी का कंटेंट किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ मैच कर जाता है तो वो उसका क्विज कैंसिल कर दिया जाएगा विद नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि 5 मार्क्स तो कटेंगे उसके, लेकिन जिसके साथ कंटेंट मैच होगा उसके मजीद 5 मार्क्स भी कटेंगे। मतलब सॉरी 10 मार्क्स की बजाय 20 मार्क्स कटेंगे आपके। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है। तो इसीलिए चीटिंग करने का मत सोचिएगा, और इतने सारे बच्चों में मेरे लिए चीटिंग पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए एहतियात ये करें कि इसमें नकल करिएगा मत, वरना आपको इसका खुद नुकसान होगा। सर इसमें कैसे सर अगर मैचिंग वो कैसे इत्तेफाक पॉसिबल से अगर मैच हो जाए तो सर ये इत्तेफाक नहीं होगा। अगर मैं खुद लिख रहा हूँ तो मेरा आइडिया किसी दूसरे के जहन में जा ही नहीं सकता, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ 60 बच्चे 70 बच्चे पढ़ाता हूँ मैं, और ऐसा इत्तेफाक एक के साथ भी नहीं होता, क्योंकि मैं बोल के लेता सर हूँ। खुद से तो कोई लिखता नहीं है, हर बंदा गूगल करता है, कहीं से कुछ छोड़ उठाता है। खुद से लिख इस नहीं। ओके, इसका जवाब दे देता हूँ मैं। जो लोग गूगल करेंगे उनका भी कैंसिल कर दिया जाएगा। गूगल का कोई रिजल्ट नहीं है, आपको अपने अल्फाजों में लिखना है जो भी आप फाइंड आउट करते हैं, ये सर ऐसे इंस्ट्रक्शन तो में शामिल है। सर ऐसे तो पीएचडी टीचर बनता है, वो अपनी बुक तो खुद लिखता नहीं है, वो भी किसी राइटर को उठाता है, वो अपनी लिख लिया करे फिर पढ़ा मैंने दिया जो करे। कह दिया वो करें, मेरी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उल्टी उल्टी बातें मत करें। आप अपनी मेहनत से करेंगे तो आपका कंटेंट मैच नहीं करेगा किसी से, सर आप अपनी जो मेहनत हमारे से टीचरों करेंगे ने तो मेहनत बस। करी, जो हमारे टीचरों ने मेहनत करी, वो किताब नहीं लिख पाए तो क्या कर पाए वो, हम क्या कर लेंगे। अच्छा चलें, इस पे बहस शुरू करते हैं। फिर हम क्या बात कर रहे थे, आप दोबारा सर हम करें। उठाएंगे थोड़ा, जो सूटेबल होगा वो देखेगा ना बंदा। एक एग्जैक्ट चीटिंग सही बोला आपने कि चीटिंग बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए कि कोई बंदा मेहनत करे ना। अच्छा, हम इसको एक लेकिन एक करके करते हैं, ना। अब आप पहला कोई स्टेटमेंट बोलने चलें, उस पर बात करते हैं हम जी। जी कोई भी एसी ड्राइव इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, कोई हम्म। बंदा कहाँ से देखेगा, गूगल से देखेगा, जाहिर सी बात है, कोई रेफरेंस लेने के लिए, कॉन्सेप्ट सही से एक्सप्लेन करने के लिए।
ठीक है, अब इसको इस ठीक है तरह सर, करते हैं। इस तरह अब पहले इस पे मैचिंग बात ये कर होती लेते है हैं। सर, चीटिंग पहले इस ऐसे पे होती बात है। कर लेते हैं। मैं पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखें जी, अब कोई इलेक्ट्रिकल ड्राइव पे लिख रहा है तो उसको जरूरी है गूगल करना पड़े, उसकी इतना दिमाग भी होना चाहिए कि वो खुद उसमें लिख सकता है। वो गूगल कर भी रहा है तो वो उसको समझ के अपने अल्फाजों में लिखे, और इससे कंटेंट तब्दील हो जाता है। और हर कोई एक ही लिंक से नहीं जाता है, बहुत सारे लोग अपने अल्फाजों में लिखेंगे तो कंटेंट तब्दील हो जाता है। दूसरी बात करें, मगर सर कॉन्सेप्ट तो वहीं से लेना पड़ेगा ना। ठीक है जी, अब इस पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट, जब आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसको अपने अल्फाजों में लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट उससे तब्दील हो जाएगा। एक ही बंदा एक ही आइडिया एक ही अल्फाजों से नहीं लिख सकता, सिर्फ उसका मसला होगा जो छापेगा डायरेक्टली, भले जी वो सर, मैं गूगल से आपको ही बार हो। बार यही कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट छापने वाला, एग्जैक्ट रिफाइन करने वाला, वो तो दादी बात चीटिंग होगी। अगला बंदा मेहनत करेगा। जी जो बंदा खुद से वहां देख के अलग अलग कई वेबसाइट से रिसोर्स से उठाता है तो अलग अलग हुआ ना, वो चीटिंग नहीं हुई। हर बंदा मेहनत करेगा ना अपने पेपर पे अलग अलग। तो ये तो मैं वैसे ही बोल चुका हूँ, लेकिन जिसका कंटेंट जिससे मैच कर गया और तफाकिया तौर पे नहीं होगा ये, तो आप अगर अपना लिख रहे हैं और मैं भी अगर लिख रहा हूँ तो हमारा कंटेंट मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपने दिमाग से अपनी वर्डिंग में वही कंटेंट लिख रहा हूँ, तो वो तब्दील तो हो ही जाएगा, तो ये इत्तेफाक होगा नहीं। और दूसरी बात, ठीक है सर, इसको मद्देनजर रखते हैं, करते हुए। ठीक है। ठीक है जी, और कोई डिफिकल्टी किसी को है तो जी पूछें। सर ब्लैंक क्विज के बारे में बता दें, ये जो आपने अपलोड किया। वो पहले से फाइल कुछ अपलोड थी, उसमें क्या चीज़ है मुझे बता देंगे आप, क्या है उसके अंदर? सब ब्लैंक क्विज के बारे में लिंक आया हुआ है, उसके साथ ही है जहाँ पे आपने क्विज अपलोड किया है ना, उसके साथ ही है। अच्छा, सर जो, जी एक चीज और पूछनी है सर, आपने जो अभी शो किया है हमें, उसमें शायद सवाल में सर अगर मुझे करेक्ट करिएगा, पहला सवाल यही है कि डिफाइन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एसी एंड डीसी ड्राइव सिस्टम इन इंडस्ट्री। वो जी मुझसे मिस्टेक हो गई, वो असल में डीसी है। हाँ, वो मेरे ख्याल से मेरे स्पेलिंग हो गई ना थोड़ी सी। जी मैंने उसे करेक्ट कर दिया था, लेकिन वो फाइल पहले अपलोड हो चुकी थी, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, वो आ गई है। जी ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा, वो ब्लैंक फाइल वो कोई ऐसी बाय डिफॉल्ट आ गई है, क्विज की फाइल अलग रखी हुई है, तो आपको क्विज उससे ही करना है। और कोई डिफिकल्टी किसी को है तो जी पूछ लें। अच्छा जी, क्विज जो है वो 1 घंटे का है, लेकिन मैंने इसके लिए 2 घंटे 10 मिनट दिए हैं। इसी टाइम में आप लोगों ने अपना क्विज करना है, और हैंड रिटन क्विज करना है। उसकी इमेजेस लेनी है, उसको एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है, किसी ऐप के जरिए कर लीजिएगा। और पीडीएफ फाइल अपने नाम से आप करिएगा, आपका नाम होना चाहिए उस पर, और वो अपलोड आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे। इस तरह आप अपलोड कर सकेंगे अपने क्विज को। और 10:10 के बाद किसी का भी क्विज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और याद रखें कि क्विज जो अपलोड करना है वो इमेजेस फाइल मत कर दीजिएगा, पीडीएफ फाइल बना के करना है। कोई ठीक है सर। कोई डिफिकल्टी हो तो मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे आप पूछ सकते हैं। क्विज को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, चारों सवाल को, ताकि बीच में अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो मसला ना रहे, इसलिए अच्छी तरह पढ़ लीजिए इसको। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी सर हमारा गूगल क्लासरूम ओपन नहीं होता है, तो अब मैं क्या करूँ इसको इसका? तो बाकी सबका तो हो रहा है, तो उनका क्यों, कैसे हो रहा है? सर मैंने इसमें उधर बात भी करी है, तो सर वो इशू है, वो बोलते हैं जीमेल हटा के भी 2 बार क्लासरूम करा है मगर वो एंटर नहीं हो पाता। तो बोल रहे हैं ये आईडी का मसला है, 2-3 बार करा है, इसलिए मैं अपनी पर्सनल आईडी से ही लॉगिन आता हूँ। तो मेरे दोस्त, आप अगर इसकी आईडी ज्वाइन करते हैं ये कोड लगा के, तो क्या आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे? नो नहीं सर, ये सर, ज्वाइन नहीं नहीं हो होता मेरा। तब ये जो आपने नोट सेंड किया नहीं हो पा रहा। सर ये ज्वाइन जीमेल नहीं हो से कर। पाता, पिछले 3 सेमेस्टर ऐसे ही गुजरे हैं कि ये ओपन नहीं हो पाता, डायरेक्ट पर्सनल आईडी से ही आना पड़ता है। जीमेल से करके देखो, अगर जेडयू की आईडी से नहीं हो रहा ना। हाँ, जीमेल से कर लें। मैं ये जीमेल से तो कोई भी एक्सेस कर सकते हैं आप इसमें। आपने जीमेल से ट्राई किया? जीमेल की एक आईडी सर ये बनाएं इसके अपने और जीमेल, ZU के जीमेल से करा था, उससे तो नहीं हो रहा था। अरे सर तो ग्रुप में 3 सेमेस्टर। सर ग्रुप में पिक्चर भेज दूं क्विज की? जी जी, ग्रुप में भेज दें, कोई मसला नहीं है। सर इन केस अगर गूगल क्लासरूम पे सबमिट नहीं कर पाते
टाइम जी से पहले पहले आपको ईमेल कर दें? ईमेल कर दें, मैं ईमेल एड्रेस शेयर कर देता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस है आप लोगों के पास? नहीं सर, आप नहीं सर। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। ये आ रहा है ईमेल एड्रेस मेरा भाई, सर देखें जरा, काइंडली आप adil.khan@। अरे स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, आप ये सर देख सकते हैं, ये कर्सर सर आप देख टाइप सकते कर देंगे ना डायरेक्ट, हम उसको चले जाएंगे मेल पे। हैं। जी जी मैं टाइप कर दूंगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा था, adil.khan@zdu.edu.pk यस सर, है, शो हो मैं रही ये है ये। टाइप भी कर देता हूँ। जी, बाकी और कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप जीमेल की एक आईडी बनाएं, 3 सेमेस्टर में से ये तो एक सोल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं, जीमेल की आईडी बना के कोई भी एक अपने नाम से, वो आप जो है वो क्लासरूम ज्वाइन कर लें इस कोड के जरिए, तो वो ज्वाइन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सर एक सवाल पूछूं सर? तो ये तरीका है। जी जी पूछें। सर वो आपने 5 नंबर के 2 सवाल दिए हैं, 2 सेक्शन बना के दिए ना सर आपने? जी 2.5 नंबर का है वो। जी 2.5 नंबर का एक हो गया सर, तो सर वो कितना मतलब एक पेज पे करते सर या आधे पेज देखें, पे? ये मैं नहीं बता सकता कि कितने पेज पे होगा, आप अपने आंसर को कितने पेजेस में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो 2.5 नंबर के हिसाब से आपको कितना लिखना चाहिए, और आप पूरा आइडिया रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो 2.5 नंबर के हिसाब से कितना वो आप खुद लिखें। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, मैं ये नहीं बता सकूंगा, तो आप खुद डिसाइड करें इसमें। और कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछें। अच्छा जी, सर असाइनमेंट का था कि असाइनमेंट का टाइम मिलेगा या आज ही करना है? आज कर लें और क्या भाई, मेजोरिटी तो कर चुकी है, अब आप आखिरी दिन का क्यों इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, कोशिश कर लेते हैं। सर ये क्लास हम लीव कर सकते हैं फिर? क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही मुझे। सर मैं कह रहा हूँ ये क्लास हम लीव कर लें? मैं, आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलिएगा। सर मैं कह रहा हूँ ये क्लास हम लीव कर ले? भाई आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, कट कट गई सर फिर। सर वो कह रहे पूछना हैं चाह कि रहे हैं। क्लास लीव कर सकते हैं क्विज देते वक्त? जी क्लास लीव कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग असल में क्वेरी पूछते हैं तो बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। वैसे आपकी प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ ये ट्राई कर रहा था कि क्लासरूम मुझसे ज्वाइन हो रहा है नहीं कोड के ज़रिए, बस वो ट्राई कर लेता हूँ तो अंदाज़ा हो जाएगा। VQNH QZZ। अच्छा जी, फर्दर मैं कुछ 10 मिनट मज़ीद हूँ आप लोगों के साथ, कोई सवाल पूछना है आप लोगों ने तो पूछ लीजिए मुझसे, मैं अभी अवेलेबल हूँ, तो आपके सवालों का जवाब दे दूंगा।
सर सर सर